तो हेलो से श्रेणियों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, है ना बेटा। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, किसका? साइंस का चैप्टर नंबर 1 हो रहा है बेटा, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में डिस्कशन किया था। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बेटा हमने पढ़ लिया था, योगात्मक या वियोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन कर लिया था, है ना। अब मैं बात करता हूँ बेटा वियोजन अभिक्रिया के बारे में। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया तो हमने कर ली थी, वियोजन अभिक्रिया के बारे में भी हमने आपको बता दिया था कि एकल उत्पाद होगा, और एकल उत्पाद में क्या करेंगे बेटा हम, या तो उसे वे एकल उत्पाद है और उसको क्या करें, चाहे ऊष्मा दे दें चाहे प्रकाश दे दें, सब विद्युत द्वारा क्या करते हैं, दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित कर दें। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब बेटे बात करते हैं बेटे उसके बाद हम विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, है ना। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं बेटा। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, और इसी का बेटा दूसरा नाम है अपघटन, ठीक है ना, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना लाडलो, वियोजन अपघटन अभिक्रिया या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये 3 प्रकार से समझाई थी बेटा। अब मैं पहले लेता हूं, इसमें पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मैंने एक जंपिस ले लिया, CO3 है, CO3 है। अब ये मेरा क्या अभिकारक है। अब मैं क्या करूंगा, इस अभिकारक को मैं क्या कर देता हूँ बेटा, टेम्परेचर देता हूँ, ऊष्मा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने ऊष्मा दी और ऊष्मा देने के बाद बेटा हमारा ये जो टूटेगा वो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। ठीक है, तो जो अभिक्रिया है यहाँ पे, वो अभिक्रिया कैसी है बेटा, कैसी अभिक्रिया है बेटा, क्योंकि ऊष्मा से इसका विक्षेप हुआ है दो या दो से अधिक उत्पाद में, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी, होगी ना, होगी। आगे मैं बात करूँ बेटा इसकी, और मैं अगर ले लेता हूँ Ag, Fe ले लो, FeSO4 है, ठीक है, FeSO4 है। और FeSO4 को बेटा हम क्या करेंगे, इसको FeSO4 को टेम्परेचर दिया मैंने, ऊष्मा दी, और ऊष्मा देने पर बेटा ये जो होगा वो Fe3O4 प्लस SO2 प्लस SO4 में डिवाइड हो जाएगा। Fe3O4 प्लस SO2 और SO3 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दो या दो से अधिक उत्पाद में डिवाइड हो रहा ना, तो ये भी अभिक्रिया कौन सी हमारी, उसमें वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो वह अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसे हम क्या करें, जिसमें हम क्या करें, अभिकारक को ऊष्मा देकर वियोजित करें, तो वो अभिक्रिया उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाने वाली है। ठीक है, वैलेंस की बात आए बेटे, अगर बाद में कर लेते हैं वैलेंस। ठीक, आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें मैं अगर मान लेता हूँ NaCl है, ठीक है, NaCl को बेटा हम क्या करेंगे, विद्युत अगर देंगे जल में, जलीय विलयन में लिख लेंगे, जलीय विलयन, यहाँ पे लिख लो, ये जो है एक ही हुआ इसका जलीय विलयन। ठीक है, इसमें विद्युत अपघटन देते हैं, विद्युत, अब भाई विद्युत आप प्रवाहित करें तो ये Na प्लस Cl2 में डिवाइड हो जाएगा, Na प्लस Cl2 में। तो इधर देखो Cl2 है तो यहाँ पे भी 2 कर लो, यहाँ पे भी Na कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट पे मेरा प्रकाश
वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब ये प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है क्या? तो बेटा यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास AgCl है, AgCl, और इस AgCl को क्या करूँगा, प्रकाश देता हूँ। ठीक है, अब भाई प्रकाश देता हूँ तो ये जो होगा, अभी तो ये सॉलिड है ना, तो Ag और प्लस का Cl में टूट जाएगा, Cl2 में। ठीक है, तो देखो प्रकाश की सहायता से बेटा हमने इसे तोड़ा है, तो ये अभिक्रिया जो है वो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या आएगी। ठीक है, आगे चलते बेटा, अब वियोजन अभिक्रिया होगी। अब पढ़ेंगे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, कोई हमारे पास, अगर मैं बात करूं, कोई मेरे पास दो अभिकारक है, ठीक है, और उस अभिकारक में कोई एक यौगिक है और एक तत्व है, तो यौगिक में से क्या करें, यौगिक में जो तत्व है कम क्रियाशील, और जो हमने तत्व लिया वो अगर अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से क्या करेगा, विक्षेपित कर देगा और उसका स्थान ले लेगा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सही है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लें, अरे माइंड में आ जा भैया, Fe ले लो प्लस CuSO4। ठीक है, तो ये हमारे दोनों अभिकारक हैं, एक तो ये जलीय विलयन हो गया। ठीक है, ये जलीय विलयन है, ये तत्व है हमारा डायरेक्टली। तो अब ये क्या रहेगा बेटा, ये देखो सक्रियता श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो सक्रियता श्रेणी में Fe का स्थान ऊपर होता है जबकि Cu उससे नीचे होता है। अब भाई जो ऊपर होगा वो सक्रियता श्रेणी में जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, जबकि जो नीचे होता है वो कम क्रियाशील होता है। तो फिर यह क्या करेगा, ये जो Fe है वो इसके स्थान पे जाएगा, इसके जलीय विलयन में जाएगा और CO को भगाएगा कि निकल भैया तू यहाँ से हट जा, क्योंकि तू कम क्रियाशील है, तू काबिल नहीं है यहाँ रुकने के। ठीक है, तो बना लेता है बेटा FeSO4 और प्लस का CO बन जाता है, तो इधर, और ये सॉलिड बनता है। ठीक, तो इस तरीके से ये विक्षेपित कर देता है। आगे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बेटा, और भी एग्जाम्पल्स ले लो आप। यहाँ पे Zn है, Zn की Cu से ही अभिक्रिया करा दो, CuSO4। Zn भी अधिक क्रियाशील होता है Cu की तुलना में, तो ये भी बना लेता है ZnSO4। ठीक है, प्लस की मैं बात करूँ और Cu को बाहर निकाल देता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब इससे समझो थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, इसमें बेटे जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होंगे, दो अभिकारक यौगिक मान लेते हैं, दो यौगिक होंगे और इन दोनों यौगिकों में एक यौगिक दूसरे यौगिक के पास चला जाएगा। ठीक है, और स्थान मतलब अपना क्या करते हैं, इसमें जो तत्व होंगे, विलयन में जो उपस्थित तत्व होंगे वो अपना स्थान बदल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया BaCl2 है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ मैं ले लेता हूँ, किसे ले ले भैया, किसे ले ले, NaCl ले लो, इसे हटा दो, अब ले लो CuSO4 ही ले लो। ठीक है, तो देखो CuSO4 लिया मैंने, तो देखो ये इसमें क्या होगा बेटा, ये वाला तत्व जो होगा वो इस वाले विलयन के साथ आ जाएगा और ये वाला जो तत्व होगा वो इस वाले विलयन के साथ चला जाएगा।
ठीक है। और स्थान अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, और स्थान चेंज करेंगे तो बनाएंगे BaSO4 प्लस CaCuCl2। ठीक है। इस तरीके से द्विस्थापन प्रक्रिया हमारी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी बात को, विस्थापन प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी। अब पढ़ेंगे बेटा हम संक्षारण के बारे में। इसके बारे में संक्षारण क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, संक्षारण क्या होता है। आपने जैसे कि देखा होगा बेटा, हम अगर खुले में कोई चीज़ डाल दें अपनी, जैसे मैंने लोहे की कोई चीज़ खुले में डाल दी, तो वायुमंडल में जो उपस्थित नमी होगी, वायु होगी और जो नमी होगी, वो क्या करेंगे, रासायनिक सहयोग करेंगे, और रासायनिक अपघटन सहयोग करेंगे, और उस पर क्या होंगे, रासायनिक सहयोग होने से वो वस्तु हल्के, उस पर एक हल्की सी परत जम जाती है। ठीक है, उस पदार्थ चालक पर क्या जम जाएगी, एक परत जम जाएगी। अब वो परत जो जमी है, तो वो परत क्या करेगी, हल्के 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 उसे अवांछित कर देगी। ठीक है, और अवांछित कर देने की इसी घटना को संचरण कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे संचरण क्या होता है। वायु मंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित नमी, वायु नमी हो, वायुमंडल में उपस्थित नमी हो, वायु वायु संयोग करके एक परत जमा देते हैं, जिससे वह तत्व हल्के हल्के या धीरे धीरे अपनी चमक तथा अवांछित हो जाता है, अपनी चमक खो देता है, पहले लिख लो, खो देता है तथा अवांछित हो जाता है, अवांछनीय हो जाता है, इसलिए लिख लो, अवांछनीय हो जाता है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। संचारण कहते हैं। से आयु बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं बेटा इसके अब मान लिया मैं लिख लेता हूँ संचारण से बचाने की कुछ विधियाँ। संचारण से बचाने की विधियाँ, मतलब कोई भी धातु है हमारी, उस धातु को बेटा हम क्या करेंगे, संचारण से बचाने के लिए कुछ उपाय करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो नंबर 1 की मैं बात करूँ संचारण से बचाने के लिए, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, धातु पर तेल या ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, या फिर हम क्या करें, धातु पर तेल या ग्रीस लगाकर संचरण से बचा सकते हैं। धातु पर दूसरी धातु की पेंट करके, धातु पर पेंट करके
ठीक है, गैल्वेनीकरण करके करण करके, ठीक है। ये सारे उपाय हैं ऐसे, किसी भी लोहे पर कोई गैल्वेनीकरण, मतलब गैल्वेनीकरण क्या होता है, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना, ठीक है। इससे भी क्या होता है, संचरण से जो धातु है वो संचरण से बच सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा संचरण से बचाने की विधियां। अच्छा, इसकी मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, उदाहरण क्या होगा इसका, उदाहरण वो समझो थोड़ा सा। जैसे बेटे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जंग पर, लोहे पर जो जंग लग जाती है वो संचरण का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाता है। आगे चांदी का काला पड़ जाना, चांदी का काला पड़ना, देखा होगा बेटा जो पायल वगैरह जो होती है हमारी चांदी की, मंगलसूत्र वगैरह होता है, आपने हाथों में देखे होंगे, कड़े वगैरह जो पहनती है लेडीज, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, कुछ समय के बाद काले से पड़ने लगते हैं। तो बेटा क्या होता है, काले पड़ने का रीजन क्या है, उन पे संचरण की क्रिया होने लगी है, ठीक है, संचरण हो रहा है, इस वजह से वो क्या हो रही है, हल्के हल्के नष्ट हो रही है। हमने देखा जब काली हो जाती है तो हम सुनार के पास ले जाते हैं, कहते हैं इनको धुलवा लो, तो धुलवाने के बाद बेटा क्या होते हैं, फिर से एक नई चमक आने लगती है, मतलब संचारण की जो अक्रिया हो रही थी उसको नष्ट कर दिया जाता है। आगे पीतल पर हरी परत का जमना, ठीक है। पीतल पे क्या होती है, पीतल पर हरी परत का जमना, पीतल पर हरी परत जम जाती है, तो ये भी इसका एक अच्छा उदाहरण है संचारण का, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होगी बात। आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।